तो हमारी आज की ये कहानी होने वाली है जोऊ नाम के एक बंदे की। एक दिन उसकी आत्मा ट्रांसफर होकर अलग ही दुनिया में आ जाती है एंड वो दुनिया थोड़ी अलग थी। यहाँ पर ज्यादातर लोगों के पास मैजिकल पावर्स होती हैं एंड इन जादू करने वाले लोगों को बोला जाता है बियॉन्डर्स। एंड मैं बता दूं कि बियॉन्डर बनने के लिए एक स्पेशल लिक्विड पीना पड़ता है एंड जैसे ही वो लिक्विड असर करता है तो उस बियॉन्डर के सामने 22 पाथवेज ओपन हो जाते हैं एंड उस बियॉन्डर के पास ये खुली ऑप्शन होगी कि वो किस पाथवे पर जाना चाहता है। यहाँ पर हर एक पाथवे में अपनी एक मैजिकल पावर होती है एंड जब बियॉन्डर एक बार पाथवे सिलेक्ट कर लेता है तो पाथवे के अंदर जाने के बाद उसके सामने 9 सीक्वेंस आती हैं एंड हर एक सीक्वेंस को पार करने के बाद इनको एक मैजिकल पावर दी जाती है। एंड स्पेशल बात तो ये है कि जितना कम हमारा सीक्वेंस नंबर होगा हमारी मैजिकल पावर भी उतनी ही ज्यादा पावरफुल होगी। यानी कि अगर बियॉन्डर 9 से लेकर 1 तक के सीक्वेंस तक जाता है, जैसे 9 पर उसके पास सबसे कम पावर होगी एंड जैसे ही वो 1 पर पहुंच जाएगा तो उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी। तो कहानी की शुरुआत में हम एक जोऊ नाम के बंदे को देखते हैं एंड एक दिन पता नहीं कैसे उसकी आत्मा ट्रांसफर होकर एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। तो वो देखता है कि उसकी आत्मा क्लाइन नाम के एक बंदे की बॉडी में आ चुकी है एंड थोड़ी देर के बाद उसे ये रियलाइज होता है कि उसके सिर में एक छेद हो रखा है, लेकिन वो छेद अपने आप भर जाता है। एंड जब उसकी नजर उसके सामने जाती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक डायरी और एक बंदूक है एंड इससे वो क्लियर हो जाता है कि जिस बॉडी में वो अभी है उस बंदे ने अपनी जान ले ली। एंड इसके बाद हम 2 और डेड बॉडीज को देखते हैं जिनमें से एक का नाम वेल्च होता है एंड दूसरी डेड बॉडी का नाम नाया होता है। एंड क्लाइन की ही तरह इन लोगों ने भी खुद को खत्म कर लिया था। एंड इसके बाद वो एक फोटो फ्रेम को देखता है जिससे उसे पता चलता है कि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि क्लाइन के क्लासमेट्स थे। एंड अब अगले दिन जोऊ को क्लाइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चलती हैं, जैसे कि क्लाइन के पेरेंट्स मर चुके हैं एंड क्लाइन अपनी बहन के साथ रहता है। एंड इसके अलावा उसे पता चलता है कि वो लोग टिंगन शहर में रह रहे हैं एंड क्लाइन ने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। एंड अब जोऊ को क्लाइन की एक डायरी मिलती है एंड हम देखते हैं कि इस डायरी में उसने वेल्च के बारे में लिखा होता है कि वेल्च उसे मिलने आया था 29 तारीख को। एंड उस डायरी में ये भी लिखा था कि वेल्च के पास एक पुरानी किताब है एंड जिस भी बंदे ने इस किताब को लिखा था वो एंटीगोनस फैमिली से बिलोंग करता है। तो उस डायरी में लिखा होता है कि सारे लोग मारे जाएंगे, मैं भी। ये देखकर जोऊ का दिमाग फट जाता है एंड वो सोचने लगता है कि क्लाइन ने आखिर ऐसा क्यों लिखा होगा। लेकिन तभी जोऊ देखता है कि क्लाइन की बहन आ रही होती है। क्लाइन सारे खून के धब्बों को मिटा देता है एंड जो गन उसके हाथ में होती है वो उसे छुपा देता है। एंड अब उसकी बहन उसके कमरे में आ जाती है एंड हमें पता चलता है कि उसकी बहन का नाम मेलिसा होता है। एंड तभी जोऊ सोचने लगता है कि वो आखिर इस दुनिया में आ कैसे गया। फिर तभी अचानक से जोऊ को एक बात याद आती है कि जब वो पिछली लाइफ में जिंदा था तब उसने एक बुक खरीदी थी एंड जब उसने उस बुक को पढ़ा तो उसमें एक रिचुअल था एंड वो सोचने लगता है कि हो सकता है मैं इसी रिचुअल की वजह से इस दुनिया में आ गया। एंड तभी उसकी बहन मेलिसा उससे बातें करने लगती है एंड वो उससे कहने लगती है कि मैं आज तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाऊंगी क्योंकि आखिर तुम इतनी ज्यादा मेहनत जो कर रहे हो जॉब पाने के लिए। एंड वो उससे थोड़ी बातें करती है एंड इसके बाद वो अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। एंड उसके जाने के बाद जोऊ सोचता है कि मुझे वो रिचुअल फिर से परफॉर्म करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं उस रिचुअल को दोबारा से करूं तो क्या पता मैं अपनी दुनिया में वापस पहुंच सकता हूं। लेकिन उसके दिमाग में अब 36 चीजें चलने लगती हैं एंड जोऊ क्लाइन के बारे में सोचने लगता है कि जब उसने खुदकुशी की होगी तो गोली चलने की आवाज उसकी बहन को भी तो आई होगी, तो फिर इसकी बहन इतना अनजान क्यों बन रही है। खैर इतना सोचने के बाद वो ब्रेड खरीदने के लिए मार्केट चला जाता है क्योंकि जोऊ जो रिचुअल परफॉर्म करने वाला है उस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए उसे ब्रेड चाहिए होगी। एंड अब क्लाइन मार्केट से ब्रेड ले लेता है एंड जब वो रास्ते में ब्रेड लेकर आ रहा होता है तो वो देखता है कि मार्केट में कुछ लोग मिलकर पत्ते खेल रहे होते हैं। एंड इसके बाद हमें पत्तों के गेम की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि ये जो पत्तों का गेम होता है ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना है एंड इस गेम को स्टार्ट रोसोल नाम के एक राजा ने किया था एंड उसी राजा ने यहाँ के लोगों को स्टीम इंजन के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड ये सब जानने के बाद रोसोल को लगता है कि जरूर रोसोल भी उसके तरफ फ्यूचर से ही आया होगा। लेकिन तभी अचानक से क्लाइन के सामने एक जोकर आ जाता है एंड वो जोकर उससे बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है एंड वो उसे कहने लगता है कि आप मेरे सर्कस में प्लीज जरूर आइएगा। लेकिन क्लाइन वहां से खिसकना ही बेहतर समझता है, पर फिर उसका ध्यान इस बात पर जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एंड अब क्लाइन भागता भागता एक टेंट में छुप जाता है एंड जो बंदा क्लाइन का पीछा कर रहा होता है उसका नाम होता है जेनकिन एंड वो भी क्लाइन के पीछे पीछे टेंट में जाने ही वाला था। लेकिन तभी वो बंदा देखता है कि वहां पर एक पुलिस वाला भी खड़ा हुआ है एंड वो टेंट से दूर चला जाता है। एंड इसके बाद हमें पता चलता है कि क्लाइन जिस टेंट के अंदर घुसा था उस टेंट के अंदर बेसिकली एक लेडी बैठी होती है जो कि टैरो कार्ड रीडर होती है, यानी कि वो आंटी पत्तों को देखकर अगले का भविष्य बता देती है। एंड उस आंटी को ऐसा करते देख क्लाइन ऐसा सोचता है कि ये चीज तो मेरी दुनिया में भी होती है। एंड इसके बाद वो आंटी कहने लगती है कि तुम मेरे आज के पहले ग्राहक हो इसीलिए मैं तुम्हारा भविष्य फ्री में देखूंगी। एंड क्लाइन उसके पास जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है एंड वो आंटी उससे पूछती है कि बताओ तुम्हें क्या जानना है। क्लाइन उससे कहता है कि तुम मुझे मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सब कुछ बताओ। एंड ये सुनकर वो लेडी डेक में से 3 पत्ते बाहर निकालती है एंड वो पत्ते क्लाइन के सामने टेबल पर रख देती है। एंड वो पत्ते क्लाइन के सामने रखकर वो लेडी कहने लगती है कि यही है तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब तुम मुझे ये बताओ कि
सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है। क्लाइन उससे कहता है कि मुझे सबसे पहले मेरा प्रेजेंट देखना है। एंड ये सुनकर वो लेडी एक कार्ड को उल्टा कर देती है एंड उस कार्ड में लिखा होता है द फूल। एंड वो आंटी उसका मतलब बताने ही जा रही होती है, लेकिन तभी उस टेंट में एक दूसरी लड़की आ जाती है एंड वो कहने लगती है कि मैं हूँ असली टैरो कार्ड रीड करने वाली एंड ये जो लड़की मेरे टेबल पर बैठी है ये फेक है बिल्कुल। एंड फिर क्लाइन का मूड खराब हो जाता है एंड वो वहां से निकल जाता है। एंड अब क्लाइन घर में आ जाता है एंड उसके घर में आने के बाद हम देखते हैं कि क्लाइन 4 ब्रेड लेता है एंड फिर उन ब्रेड के ऊपर एक एक पेपर रख देता है एंड फिर चारों ब्रेड को 4 कोनों में रखने के बाद वो अपना रिचुअल परफॉर्म करने लगता है। एंड अब रिचुअल परफॉर्म करते करते शुरू में तो ऐसा लगता है कि इस रिचुअल का क्लाइन पर कोई असर ही नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो रिचुअल असर करता है एंड क्लाइन ये महसूस करता है कि उसे कुछ कुछ होने लगता है एंड वो फिर एक नई दुनिया में पहुंच जाता है जहां वो अपने चारों ओर देखता है तो उसे धुएं के अलावा कोई चीज नहीं दिखाई देती। लेकिन इस दुनिया में इस धुएं का भी नाम होता है एंड इस धुएं को द ग्रे फॉग के नाम से बुलाया जाता है। एंड अब क्लाइन अपने सामने देखता है कि उसके सामने 2 स्टार होते हैं एंड एक स्टार का कलर ब्लू तो दूसरे स्टार का कलर रेड होता है। एंड क्लाइन को थोड़ी सी चुल होती है एंड वो दोनों स्टारों को टच कर लेता है एंड उसके टच करने के बाद दोनों स्टार फट जाते हैं। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है ऑड्री नाम की एक लड़की को जो कि बिल्कुल एक मिरर के सामने बैठी होती है। एंड वहीं पर हम एक लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम एल्गर होता है जो कि समुद्र के किनारे बैठा होता है। एंड हमें पता चलता है कि ये दोनों बिना अपनी मर्जी के इस ग्रे वर्ल्ड में आ चुके हैं। एंड इस वर्ल्ड में आने के बाद इन लोगों को एक बड़ी सी परछाई दिखाई देती है जो कि किसी और की नहीं होती बल्कि क्लाइन की ही होती है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो तीनों एक दूसरे का चेहरा ठीक से देख ही नहीं पा रहे होते हैं। एंड अब क्लाइन ये सोचने लगता है कि इन दोनों को कहीं मैंने तो नहीं बुलाया, लेकिन तभी ऑड्री ही बोल पड़ती है कि तुम कहीं इस पवित्र जगह के लॉर्ड तो नहीं। एंड अब ये सुनने के बाद क्लाइन ये सोचने लगता है कि अगर वाकई में ये जगह इतनी पवित्र है तो यहाँ पर मंदिर कहाँ है। एंड उसके इतना सोचते ही वहाँ पर एक मंदिर जैसा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। एंड अब ये देखने के बाद क्लाइन ये समझ जाता है कि वो इस जगह को कंट्रोल कर सकता है। एंड इसके बाद पूरी लॉर्ड वाली फील लेने के लिए वो वहाँ पर एक टेबल समन कर देता है एंड एक चेयर भी समन कर देता है एंड वो सिंहासन पर मजे से बैठ जाता है। उसको ऐसे बैठे देख ऑल्गर उससे पूछने लगता है आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है एंड आपका नाम क्या है। एंड अब उसकी बातें सुनने के बाद क्लाइन सोचने लगता है कि मैं इसको अपना नाम क्या बताऊं, लेकिन तभी थोड़ा सोचने के बाद क्लाइन उससे कहता है मेरा नाम है द फूल। एंड अगर तुम्हें थोड़ा याद हो तो ये वही नाम है जो कि उसने अपने टैरो कार्ड के अंदर देखा था। एंड फिर ऑड्री उससे पूछती है कि द फूल आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है एंड अगर आपको कोई काम नहीं है तो क्या हम घर जा सकते हैं। एंड क्लाइन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर भेज सकता हूँ, लेकिन इस लड़की के अंदर अलग ही लेवल की चुल होती है। एंड इस नए वर्ल्ड को देखने के बाद वो बहुत एक्साइटेड होती है एंड वो क्लाइन से पूछने लगती है कि हम लोग बियॉन्डर्स कैसे बन सकते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब क्लाइन नहीं दे पाता क्योंकि क्लाइन को बियॉन्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। एंड क्लाइन उसके सवाल को घुमा देता है एंड वो उससे कहता है तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे सामने बैठा हुआ आदमी देगा। एंड एल्गर उस लड़की से पूछता है कि जरूर तुम लियोन किंगडम से बिलोंग करती होगी और अगर तुम्हें बियॉन्डर बनना है तो तुम्हें एक चर्च को ज्वाइन करना होगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि बियॉन्डर बनना इतना आसान नहीं है। वैसे तो कई सारे लोग बियॉन्डर्स बन चुके हैं, लेकिन वो बियॉन्डर्स बनने के बाद लगातार ब्लैक मैजिक से लड़ते रहते हैं। लेकिन ऑड्री उससे पूछती है कि चर्च के अलावा कोई और रास्ता नहीं है बियॉन्डर्स बनने का। एंड एल्गर उससे बताता है कि फिर तुम्हें एक रॉयल फैमिली को ज्वाइन करना होगा। लेकिन ऑड्री उससे फिर से एक बार पूछती है कि कोई और रास्ता नहीं है। एंड अब एल्गर उसे बताता है कि एक और रास्ता भी है एंड इस तरीके में तुम्हें एक मैजिकल पोर्शन पीना होगा। एंड एल्गर उसे बताता है कि मेरे पास सीक्वेंस 9 के 2 पोर्शन पड़े हुए हैं एंड इन दोनों पोर्शन में से एक पोर्शन का नाम है सेलर एंड दूसरे पोर्शन का नाम है द स्पेक्टेटर। एंड इस पोर्शन को पीने के बाद तुम एक बियॉन्डर बन सकती हो। एंड अब सामने खड़ा क्लाइन उनकी सारी बातों को सुन रहा होता है एंड वो उनकी बातों को सुनकर समझ जाता है कि ये लोग जरूर किसी सुपर नेचुरल पावर की ही बात कर रहे होंगे, क्योंकि क्लाइन को खुद पता नहीं होता कि बियॉन्डर आखिर होती क्या चीज है, पर वो ये समझ जाता है कि सीक्वेंस इस पावर का लेवल होगा। एंड क्लाइन ये भी सोच रहा होता है कि शायद इस दुनिया में उसे एक बियॉन्डर ने ही लाया है। हाँ, यही कारण हो सकता है कि मैं अचानक से इस दुनिया में आ गया एंड मुझे लगातार इतनी सारी चीजों के बारे में पता लगता जा रहा है। एंड फिर ऑड्री उसे बताने लगती है कि मैंने इस आदमी के साथ एक डील क्रैक कर ली है जहाँ पर ये आदमी मुझे एक मैजिक पोशन देगा एंड इसके बदले में मैं इसे एक चीज दूंगी। एंड वो उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लगातार ऐसी मीटिंग करते रहें। एंड यहाँ पर अब ऑल्गर भी कहने लगता है कि मिस्टर फूल आपकी पावर हम दोनों की पावर से कई ज्यादा है एंड इसीलिए ऐसी छोटी मोटी मीटिंग्स के लिए आपको कष्ट देना सही नहीं होगा, इसीलिए हम ऐसी छोटी मोटी मीटिंग्स खुद ही कंडक्ट कर लेंगे एंड आपको बार बार यहाँ आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड एल्गर ये सोचता है कि वो लगातार ऐसी मीटिंग में आकर अपना पुराना सामान बेचेगा एंड उसके बदले में वो नया सामान ले लेगा। एंड अब क्लाइन भी ये समझ जाता है कि उसको ऐसी मीटिंग लगातार करनी पड़ेंगी क्योंकि इससे उसे इस दुनिया के बारे में और भी ज्यादा चीजें पता चलेंगी एंड फिर वो अपनी दुनिया में वापस जा सकता है। एंड फिर ऑड्री उन्हें सजेस्ट करती है कि हमें अपने कोड नेम रख लेने चाहिए क्योंकि ये अच्छा होगा कि हम इस दुनिया में अपने
अपने ओरिजिनल नाम नहीं यूज करें। एंड हम देखते हैं कि ऑड्री सबसे पहले अपना कोड नेम रख लेती है एंड उसका कोड नेम होता है जस्टिस। एंड अब बारी ऑल्गर की होती है एंड ऑल्गर अपना नाम द हैंडमैन रखता है। एंड तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी आकर क्लाइन के दरवाजे पर खटखटाने लगता है। एंड ये देखकर क्लाइन उनसे कहता है कि मैं इस मीटिंग को यहीं खत्म करता हूँ। एंड इतना कहने के बाद क्लाइन उन लोगों को उनकी जगह पर भेज देता है। एंड अब क्लाइन जैसे ही अपने रूम में वापस आता है तो वो देखता है कि उसके रूम में पुलिस आई है। एंड पुलिस को देखकर वो तुरंत अपनी बुक छुपा लेता है जिस पर खून के धब्बे लगे थे। एंड साथ ही साथ उसके पास बंदूक भी होती है जिसे भी वो छुपा देता है। एंड अब हमें पता चलता है कि उस पुलिस वाले का नाम होता है लेनेड। एंड उस पुलिस वाले का साथी भी उसके साथ होता है जिसका नाम होता है डैन स्मिथ। एंड वो दोनों क्लाइन से मिलने के लिए आए होते हैं ताकि वो उससे पूछ सकें कि उसके दोस्तों के साथ आखिर हुआ क्या था। एंड तभी कुछ ढूंढते ढूंढते लेनेड को क्लाइन की डायरी मिल जाती है। एंड वो तुरंत डायरी का आखिरी पन्ना खोलता है। एंड उस पन्ने को पढ़कर वो क्लाइन से पूछने लगता है कि आखिर तुमने ये सब क्या लिखा है कि सबके सब मारे जाएंगे, कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो। एंड उस पुलिस वाले के मुंह से ये सुनने के बाद क्लाइन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो उन पुलिस वालों को इसके बारे में क्या बताए। एंड क्लाइन बहाना बना देता है कि मेरी यादाश्त दरअसल जा चुकी है एंड मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। मुझे तो ये तक याद नहीं कि कल रात को मेरे साथ हुआ क्या था और मैंने एक बार तो खुद को मारने की कोशिश भी करी थी लेकिन पता नहीं मैं कैसे बच गया। आप चाहे तो मेरी गन भी देख सकते हैं जो कि यहीं डस्टबिन के अंदर पड़ी है। एंड उसकी इन चिकनी चुपड़ी बातों पर उन पुलिस वालों को यकीन हो जाता है। एंड डैन उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे, हम तुम्हें एक साइकिक के पास लेकर जाएंगे जो तुम्हारी मेमोरी को ठीक कर देगा। एंड ये सुनने के बाद क्लाइन और भी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर ऐसा हुआ यानी साइकिक ने उसके दिमाग के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करी तो इन दोनों को पक्का पता चल जाएगा कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। एंड अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों क्लाइन को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं लेकिन तभी वो रास्ते में देखते हैं कि एक लड़का ब्रेड चोरी करके वहां से भाग रहा होता है। एंड इन पुलिस वालों का ध्यान उस लड़के पर चला जाता है। एंड इस मौके का फायदा उठाकर क्लाइन वहां से भाग जाता है। एंड वो अपनी जान बचाकर भागता भागता एक गली में आ जाता है। एंड वो जैसे ही गली में एंटर होता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर किसी ने पानी फेंका है। पर वो जैसे ही अपनी नजर ऊपर की तरफ करता है तो वो देखता है कि पानी हवा में ही फ्रीज हो चुका है। एंड वो देखता है कि उसके आसपास जो भी कुछ चीजें हैं वो भी हवा में उड़ रही हैं। एंड इन सारी चीजों को देखने के बाद क्लाइन ये समझ जाता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि किसी बियॉन्डर का है। एंड फिर वो वहां से भी चला जाता है एंड वो एक हॉर्स कार्ट के अंदर बैठ जाता है। एंड वो उस हॉर्स कार्ट वाले को बोलता है कि मुझे समुद्र किनारे लेकर चलो। एंड वो कार्ट चल पड़ती है। एंड वो थोड़ी देर के बाद विंडो से बाहर की तरफ झांकता है ये देखने के लिए कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। एंड जब उसके पीछे कोई नहीं होता तो वो ड्राइवर से कहता है गाड़ी रोकने के लिए लेकिन वो घोड़ा गाड़ी वाला बंदा उसकी बात नहीं मानता। एंड वो घोड़ा गाड़ी को और भी तेज दौड़ाने लगता है। एंड थोड़ी देर के बाद क्लाइन को ये पता चलता है कि वो घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि डैन है। एंड वो उसको कहीं और नहीं बल्कि वेल्च के घर पे लेकर जा रहा है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद क्लाइन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपने घर में पाता है। एंड इस सारे सिनेरियो को देखने के बाद वो सोचता है कि जो भी चीजें मेरे साथ सुबह से हुई हैं वो सारी एक सपना तो नहीं थी। क्लाइन ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है लेकिन तभी उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। एंड जब वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि बाहर डैन है जो कि उसे कहता है कि मैं एक बियॉन्डर हूँ। एंड डैन उसे बताने लगता है कि हम बियॉन्डर्स की पावर्स रात में बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। एंड क्लाइन सोच रहा होता है कि ये सब तो ठीक है पर ये बंदा ये सारी चीजें मुझे क्यों बता रहा है। एंड जब क्लाइन उससे बात करने के लिए थोड़ा बाहर आता है तो उसे कसकर पीछे से कोई पकड़ लेता है। एंड वहां पर एक लड़की भी होती है एंड वो भी क्लाइन को पकड़ लेती है। एंड हमें पता चलता है कि ये लड़की भी बियॉन्डर होती है जिसके बाद वो लड़की क्लाइन की मेमोरीज के अंदर झांकने लगती है। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लाइन अपनी मेमोरीज के अंदर अपने असली माँ बाप को देख पा रहा था लेकिन वो लड़की जो करना चाहती थी वो वैसा नहीं कर पाती क्योंकि क्लाइन के माँ बाप जो थे वो फॉग से ढके होते हैं एंड उसे कुछ भी क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा होता। जिसके बाद फिर वो लड़की क्लाइन से पूछती है कि एंटीगोनस फैमिली की बुक कहाँ है लेकिन क्लाइन उससे कहता है कौन सी बुक, कैसी बुक, मुझे किसी बुक के बारे में कुछ भी नहीं पता, प्लीज मेरा पीछा करना बंद कर दो। वो लड़की कहती है कि चलो कोई बात नहीं लेकिन इतना तो तुम बता ही सकते हो कि उस रात वेल्च और नाया के घर में क्या हुआ था। लेकिन क्लाइन इस पर भी यही कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि उस रात उन दोनों के साथ क्या हुआ। एंड इसके बाद वो लड़की उससे पूछने लगती है कि उस रात जब तुम्हारे दोस्त मरे थे तब तुम क्या कर रहे थे। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लाइन के हाथ में एक गन आ जाती है एंड वो गन अपने माथे पर रखता है एंड उसे चला देता है लेकिन वो मरता नहीं। एंड क्लाइन उस लड़की को बताता है कि उस रात मैंने भी खुदकुशी करने की कोशिश करी थी। एंड क्लाइन के ऐसा बताने पर वो लड़की समझ जाती है कि ये झूठ नहीं बोल रहा। एंड फिर वो डैन को भी बताने लगती है कि क्लाइन ने उस रात अपने आप को गोली मारी थी। एंड इसके अलावा मैंने इसकी मेमोरीज में भी झांकने की कोशिश करी लेकिन मुझे वहां पर भी कुछ खास नहीं मिला। लेकिन डैन उससे कहने लगता है कि देखो एंटीगोनस फैमिली की बुक चोरी हो चुकी है एंड इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी जान खतरे में है तो तुम एक काम करो, तुम हमें ज्वाइन कर लो जिससे तुम भी बियॉन्डर बन सकते हो। एंड अब अगला दिन हो जाता है एंड हम देखते हैं कि क्लाइन एक पते पर जा रहा होता है एंड ये पता होता है
एक पब का। एंड अब रास्ते में क्लाइन ये सोचता हुआ जा रहा था कि अगर मैं नाइट हॉक की टीम को ज्वाइन कर लूंगा तो हो सकता है मुझे यहाँ के बारे में काफी ज्यादा चीजों के बारे में पता चल जाए। एंड इसके अलावा एक और बात भी है कि अगर मैं इनकी टीम को ज्वाइन कर लूंगा तो मैं सेफ रहूंगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि क्लाइन पब के अंदर चला जाता है एंड वो वहाँ एक राइट नाम के बंदे से मिलता है। एंड वो उससे मिलने के बाद उसे बताता है कि मुझे डैन स्मिथ ने तुम्हारा पता दिया था। एंड उसके इतना कहने के बाद वो आदमी उसे एक एलिवेटर के अंदर ले आता है। एंड अब एलिवेटर से नीचे वाले फ्लोर में आने के बाद क्लाइन एक फ्रंट डेस्क के क्लर्क से मिलता है। एंड अब वो उसको अपने साथ डैन स्मिथ के रूम में ले जाने लगती है। एंड वो क्लर्क जाते जाते क्लाइन को ये भी बता रही होती है कि ये हमारा ऑफिस है, यानी कि ये नाइट हॉक का ऑफिस है जो कि हमने बेसमेंट में बना रखा है। एंड वहां जाते जाते क्लाइन काफी ज्यादा बियॉन्डर से मिलता है। एंड थोड़ी देर चलने के बाद क्लाइन डैन स्मिथ के रूम में पहुंच जाता है। एंड वहां वो थोड़ी देर बैठता है एंड देन डैन स्मिथ उसे एक पेपर देता है। एंड वो उस पेपर को देते हुए उससे कहता है कि चलो इस पर सिग्नेचर करो, ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है। एंड उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने के बाद क्लाइन उससे पूछता है कि क्या मैं भी पुलिस में शामिल होने वाला हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद डैन उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है एंड हम दुनिया को दिखाने के लिए पुलिस वाले हैं, लेकिन हमारी सच्चाई तो ये है कि हम चर्च ऑफ गॉडेस के लिए काम करते हैं। एंड हमारा काम ये है कि जब कोई भी मर्डर होता है जिसमें गॉडेस या सुपर नेचुरल पावर का इस्तेमाल हुआ हो तभी जाकर हम उस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड हम नॉर्मल केसेस को अपने हाथ में नहीं लेते। एंड अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो भी उनमें से एक मेंबर बन जाता है। एंड क्लाइन डैन से कहता है कि अब से मैं आपको कैप्टन कहकर बुलाऊंगा। लेकिन डैन उससे कहता है कि देखो बियॉन्डर बनना इतना आसान नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। एंड इतना बोलने के बाद डैन उसे एक दूसरे रूम में ले आता है। एंड वो बेसिकली एक हॉल होता है जहां पर बहुत सारे लोगों की ग्रेव्स रखी होती हैं। एंड डैन उसे बताते हुए कहता है कि देखो यहाँ पर तुम जितने भी लोगों की ग्रेव्स देख रहे हो ये सारे हमारे नाइट हॉक टीम के मेंबर्स थे। ये सारे बंदे शुरू से ही बियॉन्डर बनना चाहते थे, इन्होंने अपने आप के ऊपर से कंट्रोल खो दिया एंड इसी वजह से ये भगवान को प्यारे हो गए। एंड अब डैन टॉपिक को घुमाते हुए कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हें मिथ ऑफ क्रिएशन के बारे में कितना पता है। एंड फिर क्लाइन उसे बताता है कि सबसे पहले ईश्वर यानी कि गॉड ने जन्म लिया एंड देन गॉड ने सबसे पहले रोशनी की किरण बनाई एंड फिर इसके बाद उसने पूरी दुनिया का निर्माण किया। उनकी एक आंख बनी सूरज और दूसरी आंख बनी क्रिम्सन मून। एंड मैंने तो ये भी पढ़ा है कि उनके शरीर से धरती और तारे बने हैं। लेकिन डैन उसे कहता है कि सबको ये कहानी पता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि पोशन को कैसे बनाया जाता है। दरअसल होता ये है कि हमारे पास काफी ज्यादा मात्रा में इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम पोशन बना पाते हैं। एंड अगर किसी को भी बियॉन्डर बनना है तो उसे सबसे पहले ये पोशन पीना पड़ेगा एंड इसको बिना पिए वो बियॉन्डर नहीं बन पाएगा। एंड जब कोई बंदा इस पोशन को पी लेता है तो उसके सामने 22 गेटवेज ओपन हो जाते हैं। एंड फिलहाल के लिए हमारे पास 4 पोशन है सीक्वेंस 9 के लिए। एंड अगर तुम लोगों को याद होगा तो मैंने तुमको बताया था कि सीक्वेंस शुरू होता है 9 से एंड वो 1 तक जाता है। एंड जितना कम नंबर उतना ज्यादा बियॉन्डर स्ट्रॉन्ग होगा। एंड इनमें से पहले पोशन का नाम है स्लीपनेस जो कि डार्कनेस पाथवे को जाता है। एंड दूसरे पोशन का नाम है कॉर्ब्स कलेक्टर जो कि डेथ पाथवे को जाता है। तीसरे पोशन का नाम है मिस्ट्री प्रेयर जो कि हर्मिट पाथवे को जाता है। एंड आखिरी पोशन का नाम है सियर जो कि फुल पाथवे को जाता है। एंड वो उसको साफ साफ बताता है कि अगर तुम पहले 2 पोशन को चुनते हो तो तुम्हें लड़ाई की पावर मिलेगी, लेकिन बाकी 2 पोशन के साथ ऐसा नहीं है। एंड स्पेशली जो सियर वाला पोशन है उसका सिर्फ एक ही सिरप उनके पास पड़ा है। एंड ये सब कहने के बाद डैन उसको ओल्ड नील के पास भेज देता है। एंड वो उससे कहता है कि तुम इसके पास चले जाओ एंड ये तुम्हारी इस चीज में हेल्प करेगा कि तुम्हें कौन से पाथवे में जाना है। एंड अब रास्ते में जाते जाते क्लाइन ये सोचता है कि उसे कोई ना कोई पोशन तो चुन लेना चाहिए एंड उसे किसी भी पाथवे में ऐसे ही चले जाना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल उसे इस दुनिया के बारे में जानना ही तो है, मुझे पावर वगैरह से कोई मतलब नहीं है। एंड इसके बाद चलते चलते क्लाइन एल्केमी रूम तक पहुंचता है एंड वहां वो नाइल से मिलता है जो कि खुद एक बियॉन्डर होता है जो कि वहां पर सीक्वेंस 9 के लिए काम कर रहा होता है। एंड फिर नाइल उससे कहने लगता है कि तुम आराम से डिसाइड कर लो कि तुम्हें कौन से पाथवे को चूज करना है। एंड थोड़ी देर के बाद नाइल उसे बताने लगता है कि मेरे पास एम्परर रोजर की बुक है, मैं इस बुक को पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा क्योंकि मुझे इस बुक की लैंग्वेज रत्ती भर समझ नहीं आ रही। एंड नाइल उसे इस बुक के पन्ने देता है एंड वो उसे कहता है कि ये लो, एंड अगर तुम्हें इन पन्नों में से कुछ भी समझ आता है तो मुझे बताओ कि इन पन्नों में क्या लिखा है। एंड अब क्लाइन के हाथ में वो पन्ना होता है एंड उस पन्ने को देखने के बाद क्लाइन ये समझ जाता है कि ये लैंग्वेज तो असल में चाइनीज लैंग्वेज है। एंड क्लाइन बेसिकली खुद चाइना से आया था, इसीलिए वो अच्छे से समझ पा रहा था कि रोजोल ने अपनी इस बुक में क्या लिखा है। एंड इस बुक के पन्नों को पढ़ने के बाद क्लाइन को पता चलता है कि रोजोर तो एक बकचोद आदमी था एंड वो भी उसी की तरह फ्यूचर से आया था। एंड फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि रोजोल ने उस बुक में लिखा था कि जब तुम पोशन को पी लोगे तो तुम्हें उस तरह से एक्टिंग भी करनी होगी, क्योंकि उस पोशन का नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये एक तरह से रीति रिवाज है। एंड ये चीज ये दर्शाती है कि तुम्हें पोशन को अपनी बॉडी में किस तरह से एक्वायर करना है। एंड ऐसा करने के लिए तुम्हें इस तरह से लगातार एक्टिंग करनी होगी। लेकिन रोजोल ये भी बताता है कि मैंने पाथवे को चूज कर
करने में बहुत बड़ी गलती कर दी एंड यही कारण है कि आज मैं इस तरह से पछता रहा हूँ। लेकिन अगर कोई भी आगे चलकर पाथवे को चुनता है तो उसे बहुत संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने एक बार गलत पाथवे चुना तो आगे चलकर उसे बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एंड इन 4-5 पन्नों को पढ़ने के बाद क्लाइन नाइल को बताने लगता है कि मैं सीयर वाले पोशन को चुनना चाहता हूँ, लेकिन नाइल उसे एक वार्निंग देता है, देखो क्लाइन, अगर तुमने एक बार पोशन पी लिया तो तुम अपने पाथवे को बदल नहीं सकते, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन क्लाइन कहता है कि मुझे पता है। एंड इसके बाद नाइल अपना काम शुरू कर देता है एंड वो काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक पोशन बनाता है। एंड जब पोशन बनकर रेडी हो जाता है तो वो उसे क्लाइन के सामने रख देता है एंड वो क्लाइन से कहता है कि तुम्हें इसे पीना होगा। एंड अब जैसे ही क्लाइन उस पोशन को पीने लगता है तो उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं एंड हम उसकी इंटरनल बॉडी को देखते हैं एंड हमें पता चलता है कि वो पोशन उसकी ब्लड में अच्छी तरह से मिल चुका है। लेकिन हम उसकी बाहरी बॉडी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्लाइन को लगातार चक्कर आ रहे होते हैं। लेकिन नाइल उसे संभालता है एंड वो उससे कहता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हें चक्कर लगातार आते ही रहेंगे, लेकिन तुम्हें अपने माइंड को फोकस करना होगा एंड इसे थोड़ी देर के बाद तुम्हें चक्कर आना बंद हो जाएंगे। एंड अब थोड़ी देर के बाद उसे चक्कर आने बंद हो जाते हैं एंड हमें पता चलता है कि क्लाइन फाइनली अब एक बियॉन्डर बन चुका है, वो भी एक सीक्वेंस 9 का। एंड जब क्लाइन अपनी आंखों को खोलता है तो उसे हर चीज कलरफुल दिखाई दे रही होती है एंड नाइल उसे बताता है कि ये तुम्हारी स्पेशल पावर है एंड इससे तुम ये देख सकते हो कि सामने वाले का ऑरा कितना है। एंड इसकी एक और स्पेशल पावर भी है कि तुम सामने वाले की हेल्थ कितनी अच्छी है ये भी देख सकते हो। एंड इसके अलावा क्लाइन किसी भी स्पिरिट को भी देख सकता था एंड इनफैक्ट वो वहां पर भी एक स्पिरिट को देखता है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद गायब हो जाती है। लेकिन क्लाइन की हेल्थ अभी भी ठीक नहीं होती एंड वो कह रहा होता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। लेकिन नाइल उसे बताता है कि ये चीज आम है, अगर तुम अपनी पावर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लोगे तो तुम्हें ऐसा फील होता रहेगा। एंड इसके बाद क्लाइन नाइल के बोलने पर अपने सिर पर डबल टैप करता है, जिसके बाद उसकी स्पिरिट पावर डीएक्टिवेट हो जाती है एंड इससे वो ये चीज समझ जाता है कि कैसे उसे अपनी पावर्स को ऑन ऑफ करना है। एंड अब जब वो अपनी आंखों को खोलता है तो उसे सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा होता है। एंड नाइल उसे बताता है कि स्पिरिट विजन के अलावा तुम्हारे पास और बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन आज के लिए इतना काफी होगा एंड आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ डीमन हंटर्स के बुलेट्स देना चाहता हूँ जो कि आगे चलकर तुम्हारे काम आएंगे। एंड इसके बाद क्लाइन डैन के पास वापस आ जाता है एंड डैन उसे बताने लगता है कि देखो अब तुम एक बियॉन्डर बन चुके हो, तुम कोई आम इंसान नहीं रह गए हो एंड एक बियॉन्डर की जिंदगी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है एंड इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर एक क्लर्क की जॉब करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। एंड ये कहने के बाद डैन उसे एक सैलरी अमाउंट भी दे देता है जो कि टोटल 12 पाउंड्स होते हैं। एंड इतने पैसे देखने के बाद क्लाइन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि क्लाइन बहुत ज्यादा गरीब होता है एंड उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी सही नहीं होती एंड इसीलिए क्लाइन इतने सारे पैसे एक साथ देखने के बाद बहुत खुश महसूस कर रहा था। एंड डैन उसे कहता है कि तुम्हारा फर्स्ट टास्क ये है कि तुम्हें अपने लिए एक छड़ी खरीदनी होगी। एंड जब क्लाइन अपने लिए एक छड़ी खरीद लेता है तो वो वेल्स के घर के आसपास चक्कर काटने लगता है एंड वो ये चीज इसी उम्मीद में कर रहा होता है ताकि उसके पास कोई ना कोई सुराग मिल जाए कि वो एंटीगोनस फैमिली की बुक कहाँ गायब हो गई। एंड अब क्लाइन ये काम कर ही रहा होता है, लेकिन तभी लेनर्ड उसके सामने आ जाता है एंड वो जबरदस्ती क्लाइन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है कि चल तुझे मेरे साथ पहले मिशन पर चलना होगा। हमारा मिशन ये होगा कि एक एलियट नाम के लड़के को किडनैप कर लिया गया है एंड हमें पता लगाना है कि एलियट आखिर है कहाँ। लेकिन क्लाइन उससे पूछता है कि ये केस तो नॉर्मल केस है ना, हम ऐसे केसेस को क्यों सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पर कोई भी सुपर नेचुरल पावर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे डैन से पता चला है कि हम लोग सिर्फ ऐसे केसेस को ही सॉल्व करते हैं जिनमें कुछ सुपर नेचुरल पावर्स का इस्तेमाल हुआ हो। लेनार्ड उससे कहता है कि तुम बात तो सही कर रहे हो, लेकिन बात यह है कि जिस आदमी ने हमें मिशन दिया है वो हमारा रेगुलर कस्टमर है एंड इसीलिए ना चाहते हुए भी हमें ये काम करना ही होगा। एंड हमारे पास एक और प्लस पॉइंट भी है कि तुम्हारी शेयर वाली पावर हमारे काम आ सकती है। एंड अब वो क्लाइन के सामने उस बच्चे के कपड़े रख देता है एंड क्लाइन उसके कपड़ों पर अपनी छड़ी रखता है एंड वो डाउजिंग राउड नाम की एक पावर का इस्तेमाल करता है। एंड ये पावर ऐसे काम करती है कि जिस भी डायरेक्शन में वो बच्चा होगा उस डायरेक्शन में ये छड़ी अपने आप गिर जाएगी। एंड अब क्लाइन डबल टैप करके अपनी पावर को एक्टिवेट करता है एंड इस पावर को एक्टिवेट करने के बाद क्लाइन को पता चल जाता है कि वो एलियट नाम का बच्चा आखिर किस गली में है। एंड फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक बड़े से घर के आगे आकर रुकते हैं एंड क्लाइन घर के बाहर से ही अपने सुपर विजन का इस्तेमाल करता है एंड वो घर के अंदर देख पा रहा होता है कि 2 किडनैपर्स चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं एंड वो उस बच्चे को भी देखता है जिसे साइड में बांध कर रखा गया होता है। एंड ये सारी चीजें जब वो लेनर्ड को बताता है तो लेनर्ड उससे कहता है वेल डन क्लाइन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। एंड ये कहकर वो अचानक से सुपरमैन बन जाता है एंड वो दरवाजा तोड़ के घर के अंदर घुस जाता है एंड ये देखकर दोनों किडनैपर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लेनर्ड बड़े खतरनाक तरीके से उन किडनैपर्स की गोलियों को डॉज कर लेता है एंड देन वो एक किडनैपर की गन को पकड़ता है एंड उसे अपने हाथों से तोड़
देता है एंड वो किडनैपर के मुंह पे लाते ही लाते बजाने लगता है। एंड अब इतनी मार खाने के बाद वो क्रिमिनल्स शांत तो हो जाते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उनको कुछ कुछ होने लगता है एंड वो किडनैपर्स एक बार फिर से उठ जाते हैं उन पर हमला करने के लिए। एंड अब उनको ऐसा करते देख लेनर्ड क्लाइन से कहता है, देखो हमारे लिए ये सेफ रहेगा कि तुम बच्चे को यहाँ से उठाओ और यहाँ से बाहर भाग जाओ। एंड वो ये चीज कह ही रहा होता है, लेकिन तभी वो दोनों किडनैपर्स आपस में जुड़ जाते हैं एंड वो दोनों कंबाइन होकर एक बड़े से मॉन्स्टर का शेप ले लेते हैं। एंड अब वो दोनों कंबाइन होकर लेनर्ड पर हमला कर देते हैं एंड वो उसे मारने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो लेनर्ड को टच भी नहीं कर पाते। एंड जब मॉन्स्टर उस पर एक तरफ से हमला कर रहा था तो लेनर्ड अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल करके खुद को एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर दे रहा था। एंड जब उस मॉन्स्टर को समझ आ जाता है कि आज तो उसकी मौत पक्की है, तो वो मॉन्स्टर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को भागता देख क्लाइन उस पर गोली चला देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर हवा में उड़ जाता है एंड वो ऊपर की तरफ उड़कर भागने लगता है। लेकिन जैसे ही वो हवा में थोड़े और ऊपर जाता है तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी को कुछ कुछ होने लगता है एंड थोड़ी देर के बाद उस मॉन्स्टर की बॉडी वहीं ब्लास्ट हो जाती है। एंड इस मॉन्स्टर की बॉडी में ब्लास्ट लेनर्ड की वजह से हुआ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लेनर्ड एक बियॉन्डर है और वो भी एक सीक्वेंस 8 का, एंड उसकी सीक्वेंस का नाम है मिडनाइट पोइट्री। एंड इस सीक्वेंस का मतलब होता है कि वो अपनी पोइट्री से लोरी गाकर किसी को भी हमेशा के लिए सुला सकता है। एंड फिर हम इसके बाद क्लाइन को देखते हैं जिसको कुछ कुछ होने लगता है एंड क्लाइन को इस चीज का एहसास होने लगता है कि शायद वो इस रूम में पहले भी आ चुका है, लेकिन फिर वो दोनों उस बच्चे को उसके माँ बाप के साथ सेफली मिलवा देते हैं। एंड देन इसके बाद हमें पता चलता है कि उन दोनों किडनैपर्स ने गलती से पोशन पी लिया था एंड जिसकी वजह से वो दोनों मॉन्स्टर में बदल गए। एंड हमें इससे एक बात का पता चलता है कि अगर कोई भी ऐसे ही पोशन पी ले तो वो ऐसे ही बियॉन्डर नहीं बन सकता। एंड अब हम देखते हैं क्लाइन को, जो कि काम खत्म होने के बाद वहां से चला जाता है। एंड क्लाइन के जाने के बाद हम लेनर्ड को देखते हैं जो कि अकेला ही बात कर रहा होता है एंड वो क्लाइन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हें इसकी पावर कैसी लगी। दरअसल लेनर्ड अपनी शैडो के साथ बात कर रहा होता है एंड उसकी शैडो से बताती है कि मुझे इसकी पावर्स इतनी ज्यादा यूनिक नहीं लगी। एंड अब हम क्लाइन को देखते हैं जो कि अपने घर आ चुका होता है एंड वो घर में आकर बहुत एक्साइटेड होता है, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी जाकर मेलिसा को ये बताने वाला था कि आज उसकी जॉब लग चुकी है। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से क्लाइन उसी रूम में पहुंच जाता है जिस रूम को देखने के बाद उसको ये एहसास हुआ था कि वो इस रूम में पहले भी आ चुका है। एंड फिर वो देखता है कि उसके सामने एक डायरी पड़ी होती है एंड उस डायरी में एक चीज लिखी होती है, सब मर जाएंगे, मैं भी। वो उस डायरी के पन्ने को देख ही रहा होता है, लेकिन तभी वो जगह एकदम से बदल जाती है एंड फिर वो देखता है कि उसके पैर के नीचे द फूल वाला कार्ड आ चुका है एंड वहां पर कोई शख्स है जो कि उसके ऊपर हंस रहा है। लेकिन तभी क्लाइन की आंख खुलती है एंड वो अपने आप को अपने रूम में देखता है, लेकिन आंख खुलने के बाद उसे एक चीज तो रियलाइज हो जाती है कि जो सपना मैंने अभी अभी देखा वो कोई ऐसा वैसा सपना नहीं था, क्योंकि क्लाइन को ये बात पता चलती है कि जो किडनैपर का रूम था वहां पे एंटीगोनस फैमिली की बुक का क्लू जरूर होगा एंड वो उस घर में जाने का सोचता है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि क्लाइन ने अपने पैसों को जोड़कर एक बहुत शानदार घर ले लिया है एंड क्लाइन अपनी बहन के साथ वहां रहने लगता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उन दोनों का भाई बेंसन भी वहां आ जाता है एंड उसे पता चलता है कि क्लाइन ने अपने पैसों से एक बड़ा घर ले लिया है। एंड ये खबर सुनकर बेंसन उसे एक गिफ्ट देता है और वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारी नौकरी लग गई है एंड इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक सूट लाया हूँ एंड इसीलिए अब से इसी सूट को डालकर तुम्हें जॉब पर जाना होगा। एंड अब हम देखते हैं कि वो तीनों नए घर लेने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं एंड साथ ही साथ वो क्लाइन की नई जॉब को भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि डैन एक आदमी के साथ पूछताछ कर रहा होता है एंड इस आदमी का नाम होता है जेनकिन, जो कि वही आदमी होता है जो कि एक दिन क्लाइन का पीछा कर रहा होता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि डैन अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है एंड वो जेनकिन के सपनों में झांकता है एंड इससे उसे पता चलता है कि पहले जो एंटीगोनस फैमिली की बुक थी वो जेनकिन के पास ही थी। लेकिन फिर इसके बाद जेनकिन को किसी ने पैसे दिए एंड जेनकिन ने वो बुक बेच डाली एंड फिर लेनर्ड उसके सिर के पीछे एक सिंबल देखता है एंड इससे उसे पता चलता है कि जरूर ये आदमी सीक्रेट ऑर्डर्स के लिए काम करता है। दरअसल सीक्रेट ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो लुक्खे लोगों का ग्रुप होता है एंड अब उन दोनों को ये फिक्र होने लगती है कि अगर उन लुक्खे लोगों को इस बात की खबर लग गई एंड एंटीगोनस फैमिली की बुक उन्हें हमसे पहले मिल गई तो वो लोग मिलकर उस बुक का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं एंड इसीलिए हमें मिलकर उस बुक को उनसे पहले ढूंढना होगा। एंड तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक आदमी आता है एंड वो उन दोनों को बताता है कि क्लाइन को बुक से रिलेटेड एक क्लू मिला है एंड इसके बाद वो दोनों भी उसी घर में चले आते हैं जहां पर पहले वो किडनैपर्स थे। एंड इसके बाद क्लाइन उन दोनों को एक रूम में ले आता है एंड जब वो दोनों उस रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर कोई बुक नहीं है, बल्कि वहां तो एक औरत की लाश है जो कि सड़ रही होती है एंड इस औरत का एक बड़ा बच्चा भी होता है एंड उसका नाम होता है रे बीबर। एंड सिचुएशन देखने के बाद उन लोगों को ऐसा लगने लगता है कि शायद रे बीबर ने ही
अपनी माँ का खून किया होगा एंड रे बीबर उस बुक को लेकर यहाँ से भाग गया होगा। एंड अब क्लाइन अपनी पावर का इस्तेमाल करके रे बीबर की लोकेशन का पता लगाने लगता है कि आखिर वो है तो है कहाँ। लेकिन उसके हाथ में जो छड़ी होती है वो उसके रूम में ही घूम रही होती है एंड वो घूम घूम कर क्लाइन के ऊपर ही हमला करने वाली थी, लेकिन डैन एन मौके पर आकर उस छड़ी को रोक देता है। एंड इसके बाद डैन उन्हें बताता है कि जरूर इस रूम में कोई ऐसी पावर है जो हमें रे बीबर तक पहुंचने में रोक रही है एंड इसीलिए हमें रे बीबर तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। एंड फिर डैन क्लाइन को लेकर एक दूसरी जगह पर चला आता है एंड इस रूम में आने के बाद वो उसे एक पेंडुलम देता है एंड वो पेंडुलम देते हुए उसे बताने लगता है कि ये पेंडुलम तुम्हारी हेल्प करेगा ताकि तुम अपनी पावर्स का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाओ। एंड वो उसे ये भी बताता है कि हमें इस बात की परमिशन मिल चुकी है कि हम शील्ड आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकें। दरअसल शील्ड आर्टिफैक्ट्स एक बहुत ही पावरफुल टूल है एंड इस इफेक्ट का इस्तेमाल बियॉन्डर्स कभी कभी करते हैं। डैन इन आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल करने का सोच रहा होता है ताकि वो रे बीबर को जल्दी से जल्दी ढूंढ सकें, लेकिन ये जो आर्टिफैक्ट्स होता है ये अलग शहर में होता है। एंड अब हम देखते हैं कि 3 बियॉन्डर्स उस आर्टिफैक्ट को लेकर आते हैं डैन के पास एंड ये जो आर्टिफैक्ट उसके पास लेकर आते हैं इसका नंबर होता है 2049 एंड इसे देखने के बाद डैन कहने लगता है कि ये आर्टिफैक्ट तो बहुत पावरफुल है, कहीं ये उसे पकड़ने के लिए ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन तभी हार्सन उसे बताता है कि देखो हमें रे बीबर को पकड़ना है क्योंकि हमारा शक इस बात पर है कि कहीं वो एंटीगोनस फैमिली का मेंबर तो नहीं है, तो हमारे पास 2049 को इस्तेमाल करने के अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं क्योंकि इस आर्टिफैक्ट को एंटीगोनस फैमिली ने ही बनाया था। एंड फिर हार्सन सबको बताता है कि हम आर्टिफैक्ट को बाहर निकालने वाले हैं एंड इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना लेफ्ट हैंड आगे करो एंड फिर बाद में उसे ऊपर नीचे करो। एंड अब क्लाइन उन सभी को ऐसा करते हुए देखता है एंड वो मन ही मन सोचने लगता है कि कहीं वो लोग पागल तो नहीं हो गए, लेकिन फिर सभी लोग ऐसा कर रहे होते हैं तो पीयर प्रेशर में क्लाइन भी ऐसा करने लग जाता है। एंड फिर इस आर्टिफैक्ट के अंदर से एक क्लाउन बाहर निकल कर आता है जो कि शुरुआत में तो बहुत क्यूट लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपना रूप बदलता है तो वो एक डीमन की तरह लग रहा होता है एंड वो अचानक से क्लाइन के ऊपर ही हमला कर देता है एंड उसे जकड़ लेता है एंड उसकी जकड़ को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो क्लाइन को एक पपेट में बदल देगा। लेकिन यहाँ पर लेनर्ड भी होता है जो कि उसकी जान को बचा लेता है एंड तभी वो बताता है कि देखो ये पपेट 5 मिनट के रेडियस के अंदर किसी को भी अपने वश में कर सकता है एंड एक बार अगर वो बंदा उसके वश में हो गया तो वो उसको अपने पपेट की तरह इस्तेमाल कर सकता है। एंड अगर तुम्हें किसी को उसके पपेट से बचाना है तो तुम सिंपली उसे धक्का दे दो जैसे कि मैंने तुम्हें अभी दिया। लेकिन हम देखते हैं कि ये गुड्डा लगातार क्लाइन का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, लेकिन डैन बताता है कि क्योंकि क्लाइन के पास सबसे पहले एंटीगोनस फैमिली की बुक थी एंड यही कारण हो सकता है कि डॉल लगातार इसके पीछे पड़ रही है। एंड अब हम देखते हैं कि ये डॉल डैन को भी अपना शिकार बना लेती है, लेकिन हम देखते हैं कि डैन को उसकी पकड़ से बचा लिया जाता है। एंड वो लोग जो हाथ ऊपर नीचे कर रहे होते हैं वो इसी चीज के लिए होते हैं ताकि अगर कोई भी इस पपेट के चंगुल में फंस जाए तो वो उसे इससे छुड़ा सके। एंड तभी वो लोग रे बीबर का कोट उस डॉल के आगे फेंक देते हैं एंड वो डॉल रे बीबर का कोट देखने के बाद गुस्सा हो जाता है एंड उस डॉल को ऐसा बर्ताव करते देख वो सारे लोग समझ जाते हैं कि रे बीबर भी एंटीगोनस फैमिली का एक मेंबर है या यूं कहें एक वंशज है। एंड वो लोग ये चीज भी समझ जाते हैं कि यही डॉल उनको रे बीबर तक पहुंचाएगी। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम रे बीबर को देखते हैं जो कि खुद एक वेयर हाउस में होता है जहां पर वो एंटीगोनस फैमिली का जो बुक होता है उसकी सारी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है। एंड वो इस चीज के लिए एक रिचुअल को परफॉर्म कर रहा था एंड इस रिचुअल में वो ये करता है कि वो उस बुक को अपने पेट में डायरेक्ट डाल लेता है ताकि उस बुक की सारी पावर्स उसे ऐसे ही मिल जाएं। लेकिन उस रिचुअल को परफॉर्म करते करते उससे कुछ गलती हो जाती है एंड वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। एंड तभी वहां पर एक जोकर आ जाता है जो कि एक सीक्रेट ऑर्डर का ही हिस्सा होता है। एंड हमें पता चलता है कि इस जोकर को भी बुक चाहिए, लेकिन वो जोकर सोच रहा होता है कि आखिर मैं इस बुक को लूं कैसे, क्योंकि ये बुक तो रे बीबर के पेट के अंदर जा चुकी है। एंड अब हम देखते हैं कि इस वेयर हाउस के सामने नाइट हॉक की पूरी टीम आकर खड़ी हो चुकी है। एंड तभी क्लाइन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सबको बताता है कि वेयर हाउस के अंदर कुछ तो दिक्कत है। एंड उसके इतना कहते ही हम देखते हैं कि वेयर हाउस के अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकल कर आता है। एंड हम देखते हैं कि वो जिसको भी देखता जाता है वो उन सभी पर हमला कर देता है, किसी को नहीं बख्शता। एंड क्लाइनर को छोड़कर बाकी जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सारे उससे लड़ने के लिए चले जाते हैं। एंड उससे लड़ने के लिए हर बियॉन्डर अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी क्लाइनर डेली को बोलता है कि तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करो एंड पता लगाओ कि इसकी कमजोरी क्या है, क्योंकि जो रे बीबर है वो पहले ही मर चुका है एंड अभी उसका शरीर एक मॉन्स्टर ने ले लिया है एंड वो बुक के कंट्रोल में है। एंड फिर डेली अपनी मैजिक पावर्स का इस्तेमाल करके ये पता लगा लेती है कि आखिर उस मॉन्स्टर की कमजोरी क्या है। लेकिन इस मॉन्स्टर को हराने के लिए कम से कम उन्हें 3 सेकंड तक उसे बांध कर रखना होगा या यूं कहें
पकड़ कर रखना होगा। एंड यहाँ पर डैन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे एक जगह पर बांध देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर से काफी ज्यादा स्पाइक्स निकल रहे होते हैं। एंड जो स्पाइक्स उसकी बॉडी से निकलते हैं वो सीधा जाकर डैन और लेनार्ड की बॉडी में घुस जाते हैं। एंड अब वो मॉन्स्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनके चंगुल से छूट रहा होता है, लेकिन तभी क्लाइन वहां पर आता है एंड उस मॉन्स्टर को सुला देता है। एंड तभी डेली भी वहां आ जाती है एंड वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है एंड वो उस मॉन्स्टर को एक बबल की तरह फोड़ देती है, पर ऐसा करने के चक्कर में डेली भी घायल हो जाती है। एंड तभी डैन उसके पास आता है एंड उसे एक मैजिक पोशन पिला देता है जो कि एक हीलिंग पोशन होता है। एंड क्योंकि उस मॉन्स्टर का पेट अब फट चुका था, क्लाइन उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर से उस बुक को उठा लेता है। एंड उसको बुक को उठाते हुए देखकर जोकर उसके पीछे से आता है एंड उस पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, पर डैन उसे गोली से उड़ा देता है। एंड फिर उसे गोली मारने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि ये तो बस एक जोकर का छलावा था। एंड अब डैन क्लाइन से कहने लगता है कि बुक को जल्दी छुपा दो एंड गलती से भी 2049 के पास मत जाना। एंड हमें पता चलता है कि वो जोकर एक बियॉन्डर है जो कि खुद एक सीक्वेंस 7 का है, यानी कि वो सीक्वेंस 7 का होने के नाते यहाँ पर सारे नाइट हॉक के मेंबर से ज्यादा पावरफुल है। एंड इसी चीज का फायदा उठाकर वो जोकर अलग अलग करतब दिखाकर यहाँ पर सबको हराता जा रहा था। एंड उन नाइट हॉक टीम के मेंबर्स को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस जोकर को हराएं कैसे। एंड तभी क्लाइन उस जोकर पर गोली चला देता है एंड हम देखते हैं कि वो गोली जोकर को लग भी जाती है, लेकिन वो जोकर अपनी डिवाइन पावर्स के साथ उस गोली को अपने पेट में से निकाल कर अपने हाथ में ले आता है। एंड ये जोकर सबको चकमा देने के बाद 2049 का बॉक्स खोल देता है। एंड ऐसा होने के बाद इस डॉल की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो एंटीगोनस फैमिली की बुक होती है वो इसकी हेल्प कर रही थी इसकी पावर्स को बढ़ाने के लिए। एंड वो जैसे ही बॉक्स से बाहर निकलती है तो वो हर किसी को अपना पपेट बना लेती है। एंड अब क्लाइन ये समझ जाता है कि अगर उसे खुद पपेट बनने से बचना है तो वैसे भी करके उसे एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगी, यानी कि अगर वो पपेट बन जाए तो उसे आकर कोई धक्का दे दे। एंड अब क्लाइन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है एंड वो एक रिचुअल परफॉर्म करता है जिससे वो ग्रे फॉग के वर्ल्ड में चला जाता है एंड फिर वो वापस आ जाता है अपने वर्ल्ड में। एंड अब क्लाइन एक पपेट तो नहीं बन रहा, लेकिन उसे नाटक करते रहना होगा ताकि वो सही टाइम आने पर उस डॉल पर हमला कर सके एंड उसे चकमा दे पाए। एंड तभी हम देखते हैं कि लेनर्ड अपनी शैडो का इस्तेमाल करके पपेट के चंगुल से बाहर आ जाता है। एंड तभी वो जोकर क्लाइन के पास जाता है एंड वो उससे कहता है कि तुम मुझे बुक दे दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, वरना तुम हमेशा के लिए पपेट बनकर रह जाओगे। एंड तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं सीक्वेंस 7 का सीयर हूँ, तुम तो एक सीक्वेंस 9 के सीयर हो। एंड इतना बोलने के बाद वो जोकर खुद भी पपेट के रेंज में आ जाता है एंड वो खुद भी पपेट में बदलने लगता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे वो धीरे धीरे करके पपेट बनकर जाम होता जा रहा था, क्लाइन तुरंत आकर उस पर गोली चला देता है। एंड अब वो जोकर मरने लगता है, लेकिन मरते मरते वो एक शब्द बोलता जाता है, हॉरर नाकिस। एंड इस वर्ड का मतलब क्लाइन को भी नहीं पता होता। एंड इसके बाद डॉल का बॉक्स बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हर एक चीज नॉर्मल हो जाती है पहले की तरह। एंड इसके बाद वो लोग बुक को अपने साथ लेकर चले जाते हैं एंड वो लोग गेट को बंद कर देते हैं। एंड तभी डैन क्लाइन की तारीफ करता हुआ कहता है कि वेल डन, तुमने आज बहुत अच्छा काम करा। लेकिन तभी क्लाइन की नजर उस जोकर की बॉडी पर पड़ती है एंड तभी डैन उसे समझाने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, इसीलिए तुम ऐसा मत मानो कि तुमने किसी का खून किया है, बल्कि ऐसा समझो कि तुम्हारे लिए ये काम करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर तुम उस जोकर को नहीं मारते तो ये आगे चलकर और लोगों को मार डालता। एंड अब अगले दिन हम देखते हैं कि हार्सन 2049 को अपने साथ लेकर जा रहा होता है एंड वो भी जाते जाते क्लाइन की तारीफ करके चला जाता है। एंड उनके जाने के बाद हम डैन को देखते हैं जो कि क्लाइन को कह रहा होता है कि तुम भी अब यहाँ से चले जाओ। एंड हम देखते हैं कि क्लाइन का जो पोशन होता है वो उसके पेट में डाइजेस्ट हो जाता है। आमतौर पर पोशन को डाइजेस्ट करने में 1 साल से भी ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन इन सभी बातों को छोड़कर क्लाइन को इस बात को जानने की चुल होती है कि आखिर उस जोकर ने मरते वक्त उससे क्या कहा था। एंड इस बात को जानने के लिए वो अपनी यूनिवर्सिटी के एक हिस्ट्री टीचर से मिलता है एंड उसके टीचर का नाम होता है एजिक। एंड उसके हिस्ट्री टीचर उससे कहते हैं कि मुझे भी इस शब्द का बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन हमें पता चलता है कि क्लाइन ने अपने टीचर को ये बिल्कुल भी नहीं बताया होता कि अब वो एक बियॉन्डर बन चुका है। लेकिन उसके टीचर उससे कहते हैं कि संभल कर रहना, अगली बार तुम कहीं भी जाओगे तो तुम संभल कर रहना। एंड इसके बाद हमें एक अनजान आदमी को दिखाया जाता है जिसे उसके मास्टर से डांट पड़ रही होती है। एंड ये दोनों ऑरेरा ऑर्डर के मेंबर्स हैं। बेसिकली ये लोग भी एक लुक्खे लोगों का ग्रुप होता है जो कि एक ट्रू क्रिएटर नाम के गॉड को मानते हैं। एंड यहाँ पर एक आदमी बताता है कि जो एंटीगोनस फैमिली की बुक है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड उस बुक को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। एंड यही कारण है कि मैंने एक दिन 3 बकरे ढूंढे एंड उस बुक को उनके पास पकड़ा दिया था। एंड मैंने उससे कहा था कि मुझे इस बुक के बारे में हर एक चीज के बारे में जानना है। एंड ये 3 लोग जो इस बुक के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं ये कोई और नहीं होते बल्कि ये थे क्लाइन,
हल्च और नाया, लेकिन वो लोग टेक्निकली मारे जा चुके हैं। एंड जो बुक है वो नाइट हॉक के पास जा चुकी है। उसका मास्टर उसे डांटता है एंड वो उससे कहता है कि तुम्हारे जैसे गधे की वजह से हमारे मास्टर को लौटने में देरी हो रही है। एंड फिर अचानक से इस बंदे को कुछ होने लगता है एंड ये अपनी दोनों उंगलियां काट कर खा लेता है। एंड तभी एक बंदा कहता है कि आप चिंता मत कीजिए क्योंकि अभी क्लाइन जिंदा है एंड मैं उसके पास जाऊंगा एंड मैं उससे पता करूंगा कि आखिर ये बुक कहाँ है। एंड अब इसके बाद क्लाइन को देखते हैं जो कि नील के पास आया होता है एंड आज नील उसको सिखाने वाला था कि रिचुअल मैजिक कैसे करा जाता है। एंड वो कहता है कि रिचुअल मैजिक करने के लिए कुछ सामान चाहिए जो कि रिचुअल मैजिक को परफॉर्म करने में तुम्हारी हेल्प करेगा, लेकिन मैंने उन सामानों को यहाँ पहले ही रख दिया है, तो चलो आओ मैजिक परफॉर्म करें। लेकिन मैजिक करने से पहले हम देखते हैं कि नील चारों तरफ वॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी को बना देता है। एंड इस वॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी को बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड ये इसीलिए बनाई गई थी कि ताकि कोई भी इनके रिचुअल के बीच में बाधा ना डाले। नील उसे एक बात बताता है कि रिचुअल परफॉर्म हो जाने के बाद तुम किसी भी अनजानी स्पिरिट को अप्रोच मत करना, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि तुम डार्कनेस की तरफ खींचे हो चले जाओ और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी मौत पक्की है। एंड फिर हम देखते हैं कि नील तुरंत ही रिचुअल मैजिक को परफॉर्म करने लगता है एंड फिर वो एवर गॉडेस को बोलता है कि प्लीज मुझे 30 पाउंड दे दो, मुझे अपना कर्जा चुकाना है। एंड ये कहने के बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं एंड उसको ऐसा करते देख क्लाइन ये सोच रहा होता है कि आखिर इसे पैसे मिलने कहाँ से वाले हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नील को एक बटुआ मिल जाता है एंड जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। एंड अब क्लाइन ये सोच रहा होता है कि हो सकता है कि नील इस बटुए में से पैसों को चुरा लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है एंड इसके ठीक उल्टा होता है। वहां पर एक आदमी आता है एंड वो उससे कहने लगता है कि ये बटुआ मेरा है। फिर बाद में नील उसका बटुआ उसे लौटा देता है एंड उसे ऐसा करते देख वो आदमी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश होता है एंड फिर ये आदमी खुश होकर नील को 30 पाउंड दे देता है इनाम के तौर पर। एंड फिर नील उसे कहता है कि देखा, अगर तुम एवर गॉडेस पर भरोसा रखोगे और अगर तुम रिचुअल अच्छे से परफॉर्म करोगे तो हो सकता है कि जो तुम्हारे मन में इच्छा होगी वो जरूर पूरी हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि क्लाइन को अभी भी एवर गॉडेस के ऊपर भरोसा नहीं होता और उसे अभी भी यही लग रहा होता है कि नील को जो पैसे मिले हैं वो उसे इसीलिए मिले क्योंकि उसने वो बटुआ लौटा दिया। क्योंकि क्लाइन को अभी भी ये शक होता है कि एवर गॉडेस ऐसा कैसे कर सकती है कि तुम जो भी मर्जी मांगोगे वो गॉडेस तुम्हें वो सब कुछ ला कर दे देगी। एंड क्लाइन ये बात सोचने लगता है कि रोजेल ने अपनी डायरी में लिखा था कि अगर तुम्हें पोशन को जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट करना है तो तुम अपने पोशन की तरह एक्टिंग करो, यानी कि तुम्हारे पोशन में अगर घोड़ा लिखा हुआ है तो तुम्हें घोड़े की तरह एक्टिंग करनी है। एंड अब यहाँ पर क्लाइन का जो पोशन होता है उसका नाम होता है सियर। एंड सियर और फॉर्च्यून टेल में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, फॉर्च्यून टेलर किसी कार्ड की हेल्प से किसी का भविष्य बता सकता है, लेकिन सियर वो किसी इंसान को देखकर उसका डायरेक्ट भविष्य बता सकता है। एंड तभी क्लाइन के सामने एक लड़की आ जाती है एंड वो उसे एक पेपर देती है एंड उस पेपर पर एक ग्रुप को ज्वाइन करने के बारे में लिखा होता है। बेसिकली वो ग्रुप फॉर्च्यून टेलर्स का एक ग्रुप होता है। एंड यहाँ पर क्लाइन सोचता है कि मुझे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि वो देखना चाहता था कि यहाँ के लोग सच्चे भी हैं या झूठे ही हैं। एंड इसीलिए क्लाइन यहाँ पर एक आदमी को अप्रोच करता है एंड क्लाइन उससे पूछता है कि तुम मेरा भविष्य बताओ और वो बंदा क्लाइन का भविष्य बताते हुए कहता है कि तुम जहाँ से आए हो तुम उस दुनिया में वापस जा सकते हो, बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। एंड ये बात सुनकर क्लाइन ये समझ जाता है कि यहाँ के लोग बिल्कुल सच्चे हैं। एंड फिर क्लाइन सोचता है कि मुझे इनका ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा पोषण बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। एंड हम देखते हैं कि जो आदमी क्लाइन का भविष्य देख रहा होता है उसका नाम होता है ग्लास। एंड पता नहीं क्यों वो लगातार खांस रहा होता है। एंड जब क्लाइन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तो वो उसकी इंटरनल बॉडी के अंदर झांकता है तो वो देखता है कि इसके फेफड़े अंदर से खत्म हो रहे हैं। एंड ये देखकर क्लाइन उससे कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी किसी न किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एंड ये सुनकर वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है एंड वो क्लाइन से पूछने लगता है कि तुम्हें कैसे पता, क्या तुम एक डॉक्टर हो? लेकिन क्लाइन कहता है कि नहीं, दरअसल मैं एक सीयर हूँ। एंड इसके बाद क्लाइन एक रिसेप्शन पर चला जाता है एंड रिसेप्शन पर जो लड़की होती है वो क्लाइन से कहती है कि मुझे विंसेंट ने बोला था कि यहाँ पर एक सीयर आने वाले हैं एंड वो सीयर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेगा। एंड हमें पता चलता है कि विंसेंट एक बहुत अच्छा फॉर्च्यून टेलर है एंड उसने सभी लोगों को ये बता दिया था कि एक सीयर आकर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेगा। एंड इसके बाद हम विंसेंट को देखते हैं जो कि अपने पूरे स्टूडेंट्स को ये समझा रहा होता है कि मिरर किस तरीके से एक दरवाजे का काम करता है दूसरी दुनिया में जाने के लिए। एंड वो अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा होता है कि वो कैसे मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि क्लाइन बाहर खड़ा होकर सारी चीजों को देख रहा होता है। तभी क्लाइन देखता है कि विंसेंट ने एक लड़की को एक बॉक्स दिया है एंड वो लड़की उस बॉक्स को लेकर बाहर आ जाती है। एंड उस लड़की को ऐसा अजीब बर्ताव करते देख क्लाइन को लगता है कि इस बॉक्स में कुछ तो अजीब है, लेकिन वो लड़की क्लाइन की तरफ जैसे ही देखती है तो वो लड़की क्लाइन की तरफ स्माइल करती है एंड वो लड़की वहां से चली जाती है। एंड देन क्लाइन मिलता है विंसेंट से एंड वो दोनों एक जगह पर बैठकर आपस
आपस में बातचीत कर रहे होते हैं एंड बातचीत करने के बाद क्लाइन वहां से चला जाता है। लेकिन जिसके बाद हमें पता चलता है कि वेंसेंट ही है जिसकी 2 उंगलियां कटी हुई हैं, यानी कि वेंसेंट ही वही आदमी है जिसने अपनी दोनों उंगलियों को खा लिया था एंड वो क्लाइन को जानबूझकर यहाँ लेकर आया है। एंड अब क्लाइन जब घर आ जाता है तो वो घर में आकर बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसे हर कोई सीयर समझेगा एंड अब उसका पोषण भी इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। एंड वो सोचने लगता है कि मुझे ग्रे फॉग के बारे में और भी ज्यादा चीजें पता लगानी होंगी एंड मुझे वहाँ की जो पावर है उसको कंट्रोल करने के बारे में भी सीखना होगा ताकि वो अपनी दुनिया में वापस जा पाए। एंड ऐसा तभी हो पाएगा जब क्लाइनर एक बहुत पावरफुल बियॉन्डर बन जाएगा। एंड तभी उसके गेट पर मेलिस आती है एंड वो क्लाइन को बताती है कि देखो मैंने एक बहुत प्यारा कछुआ बनाया है। एंड उस कछुए को देखकर क्लाइन उसकी तारीफ करता है एंड इसके बाद क्लाइन अपने काम करने के लिए चला जाता है। लेकिन उसकी बहन उससे बताती है कि संडे को मेरे फ्रेंड का बर्थडे है एंड इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा पूरा परिवार मेरे साथ वहाँ पर चले। एंड क्लाइन इस चीज के लिए हाँ कर देता है। एंड अब देखते ही देखते मंडे आ जाता है एंड मंडे ही वो डे होता है जिस दिन क्लाइन ग्रे फॉग के अंदर जाएगा मीटिंग करने के लिए। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ऑल्गर के बारे में और भी ज्यादा चीजें पता लगा लेता है, जैसे कि ऑल्गर एक सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है एंड ऑड्री जो कि एक सीक्वेंस 9 की बियॉन्डर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्लाइन इनके पाथवे सिंबल को भी देख सकता था, लेकिन क्लाइन के अलावा इन दोनों को सिंबल्स नहीं दिखाई दे रहे थे। एंड तभी ऑड्री उससे एक सवाल पूछती है कि मिस्टर क्लाइन, अब मैं भी एक बियॉन्डर बन चुकी हूँ, तो अब बियॉन्डर बनने के बाद मुझे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस सवाल का जवाब ऑल्गर देता है एंड वो उसे बताने लगता है कि तुम्हारा जो पोशन है उसका नाम है द स्पेक्टेटर। एंड इसका मतलब ये है कि तुम्हें दूर से हर किसी पर नजर रखनी है। एंड अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पोशन बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाए तो तुम्हें ऐसी एक्टिंग करनी होगी जैसे तुम्हारा पोशन का नाम है। एंड ये सुनने पर क्लाइन भी उन्हें वही जानकारी देता है कि तुम ऐसे एक्ट करो जैसे कि तुम्हारे पोशन का नाम हो। इससे ना सिर्फ तुम्हारा पोशन जल्दी डाइजेस्ट होगा बल्कि तुम्हारी पावर भी बहुत जल्दी बढ़ेगी।